राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनबास में कीव के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से यूक्रेनी सैनिकों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस संभावना को भी खारिज कर दिया कि वो रूस के साथ संभावित भूमि सौदेबाजी का हिस्सा हो सकते हैं। असल में जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद भी आगे जाकर रूस यूक्रेन पर फिर से हमला नहीं करे, और अगर हमला होता है तो अमेरिका और यूरोप सुरक्षा के लिए आगे आए। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ट्रंप की मुलाकात से पहले जेलेंस्की का बयान, रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। रूस के साथ जमीन का सौदा नहीं होगा, हम डोनबास नहीं छोड़ेंगे, जेलेंस्की ने यह बयान दिया है। व्लादिमीर पुतिन ट्रंप से मुलाकात करने के लिए उत्साहित। ट्रंप ने भी बहुत जानबूझकर 15 अगस्त का दिन इस बातचीत के लिए चुना है। रूस से बातचीत कर ट्रंप जताना चाहते हैं कि वो इन मामलों में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप या ठीक करा सकते हैं चीज़ें, और 15 अगस्त के जरिए भारत को भी रूस के नज़दीक आने के चलते एक संदेश दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप पुतिन की मुलाकात के पहले जेलेंस्की ने क्या बयान दिया? हम रूस को 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे, रूस के साथ किसी भी हाल में ज़मीन का सौदा नहीं होगा, यूक्रेन डोनबास को नहीं छोड़ेगा। हर कोई मुख्य मुद्दे को भूल जाता है, हमारे क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा है। डोनबास में ज़मीन देने से रूस को यूक्रेन में और भी गहराई तक घुसने का मौका मिलेगा। जेलेंस्की ने रूस के साथ जमीन की अदला बदली के समझौते की संभावना से भी इनकार किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और प्रोफेसर मनोज कुमार फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, इस पूरे हालात में एक अजीब सी सिचुएशन जेलेंस्की के लिए तो है, लेकिन इस बातचीत में बहुत कुछ दांव पर सभी का लगा है। क्या ये लड़ाई रुकेगी उन शर्तों पर जिसे विन विन सिचुएशन कहा जाए? लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी। राजीव जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। देखिए, जब 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तो पूरी दुनिया की नजर जो है अलास्का के एंकोरेज पे होंगी, और इसको मैं विन विन के तौर पे तो बिल्कुल नहीं देख रही हूं, अनलेस कि इसमें जेलेंस्की सीधे तौर पर शामिल हो। उनको अभी तक वहां पर बुलाने का निमंत्रण नहीं दिया गया है। देखिए, ये कोई मुलाकात नहीं है, ये अमेरिका और रूस के जो भू राजनीतिक शतरंज है उसका एक, आप कहेगी तो एक चाल है। और अलास्का का आप देखें तो चयन भी अगर किया गया है तो वो बहुत पहले रशिया ने इस जमीन को अमेरिका को बेचा था, और दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर से कम की दूरी है। और आईसीसी के जो वारंट है रशियन प्रेसिडेंट के खिलाफ निकले हुए हैं, तो वो उस सब को भी अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक बड़ी शतरंज की मात और चाल के हिसाब से इस जगह को चुना है। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, तो बिना अपना हित देखे वो कहीं पे भी शामिल नहीं होते हैं। तो अब इसमें उनका हित क्या सिर्फ नोबेल पीस प्राइज तक ही शामिल है, या इसके अलावा उनको कुछ और इसमें ज्यादा नजर आ रहा है? वो तो लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी संभावनाएं खत्म कर दी हैं, संसद में आकर कैटेगोरिकली इनकार करके कि अदर देन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस किसी से कोई बात ही नहीं हुई, और वो मीडिएट कराने की बात कहां से कह रहे हैं? तो नोबेल कमेटी भी देखेगी इन्होंने किया था तो क्या किया था। खैर, आप अपनी बात पर आगे बढ़े लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जी। देखिए, अभी बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा चली हुई है। जिस तरीके से वो दबाव बना रहे हैं कि एक भू क्षेत्र आप रख लीजिए, कुछ वापस कर दीजिए, तो इस तरह की चीजों पे जेलेंस्की मानने वाले नहीं है, क्योंकि 3.5 साल जो उनके सैनिकों ने कुर्बानी दी है वो कुर्बानी उनकी खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन है, वहां के देश भी जो है इस चीज के लिए दबाव बना रहे हैं कि इसमें जेलेंस्की को शामिल किया जाए और कोई भी समझौता उनकी मर्जी के बिना ना हो। लेकिन अब रशिया को अगर हम देखें तो रशिया भी इसमें कम नहीं है। इस समय उसने किम जोंग से बात की है, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की, उन्होंने चाइना से बात की, उन्होंने बेलारूस से बात की है। तो वो भी ट्रंप को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे साथ पूरा एशिया खड़ा हुआ है।
और कहीं ना कहीं एक हर कोई अपना पावर गेम जो है इस समय दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पे हमले तेज कर दिए लगातार। देखिए 91 हमले उन्होंने लगातार एक दूसरे पे किए हैं, जो कि एक तरीके से नेगोशिएशन में अपना पोजीशन स्ट्रांग करने की एक तरीका होता है। लेकिन अगर शांति होती भी है और अगर किसी तरीके से क्षेत्रों का आदान प्रदान होता है तो बहुत अस्थाई शांति रहेगी, क्योंकि जेलेंस्की जो है वो इस बात को एक डेड टॉक ऑलरेडी कह चुके हैं। तो जब उन्होंने ऑलरेडी इस तरह की मंशा जाहिर कर दी है तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल में एक अस्थाई सीज फायर के अलावा यहां पर कोई लॉन्ग टर्म पीस आने की संभावना है। ओवर टू यू। मनोज कुमार जी मेरे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हैं। मनोज जी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये टॉक्स कुछ और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश है कि वो दुनिया के सभी मामलों में सेंटर पॉइंट बनकर उभर सके। इसके अलावा इस टॉक्स से कुछ हासिल नहीं होने वाला, और इसके अलावा ये टॉक्स केवल मीडिया पब्लिसिटी या हेडलाइंस ही बनकर रह पाएंगी। मनोज जी। देखिए राजीव जी, अब बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ट्रंप पिछले 6 महीने से जिस तरीके से उनके पूरे विश्व राजनीति में आने के पहले से और आने के बाद जो उनका स्टेटमेंट था वो कहीं से सार्थक दिख नहीं रहा। जैसे वो जब उन्होंने ओथ लिया, ओथ लेने के बाद से रसिया और यूक्रेन क्राइसिस पे जो उनका स्टेटमेंट था सीज फायर का, वो कहीं से सफलता नहीं मिली। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट था उसमें आखिरी समय तक वो बोलते रहे कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, और आखिरी में उनको उतरना पड़ा। इसी प्रकार से आप ऑपरेशन सिंदूर में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीज फायर को लेकर उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक जो गलत नैरेटिव अपने आप को प्रूफ रखा, जिससे ट्रंप तो एक तरीके से मजाक के पात्र बने और अमेरिका जैसे राष्ट्र को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डिमीन होना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो ट्रंप और पुतिन की जो वार्ता है, ऑब्वियसली कि विदाउट जेलेंस्की ये संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो स्टेक होल्डर है उस मीटिंग का पार्ट नहीं है। दूसरा, अभी आज जिस तरीके से जेलेंस्की ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम ये युद्ध आगे तक चलेगा और हम अपना 1 इंच भी नहीं देंगे, और स्वैपिंग ऑफ लैंड की जो बात ट्रंप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक मीडिया में एक अपना फुटेज लेने के लिए गेन किया जा रहा है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ एज ए मतलब अगर आप पूरे वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स देखिए तो एक पूरा वर्ल्ड एक नए अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है। और अमेरिका ने ट्रंप के आने के 6 महीने के बाद से आप देख सकते हैं कि जो उसका एक रिलेवेंस था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो डिटोरिएट कर रहा है, डे बाय डे डिटोरिएट कर रहा है। और एक तरफ आप भारत को भी इसमें आप ला के देखिए तो भारत ने जिस तरीके से अपने आप को संयम बरतते हुए डिप्लोमेसी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के सामने जैसे रखा है, और वो चाहे टैरिफ वाली नीति हो या रसिया यूक्रेन की क्राइसिस पे रसिया के साथ जो एंगेजमेंट हो, और इवन यूक्रेन के साथ एंगेजमेंट हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो डिप्लोमेसी है वो विश्व राजनीति में एक तरीके से बड़े ही पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में जा रही है। अब इसमें तीसरा बात, जो ट्रंप जिस तरीके से एक तरफा पुतिन के साथ एक तरफ वो बोलते हैं कि वो मेरे मित्र हैं और सबको मित्र बनाते हैं, लेकिन इसके पहले जेलेंस्की के साथ जिस तरीके से पब्लिक मीडिया के सामने जो ह्यूमिलेशन किया था ट्रंप ने जेलेंस्की को पता है कि इस वार्ता में यूक्रेन को कुछ मिलने वाला है नहीं और यूक्रेन पीछे हटने वाला भी नहीं है। आप एक इसमें और देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जिस प्रकार से अमेरिका को यूरोप ने सपोर्ट किया, शायद आज यूरोप अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है और धीरे धीरे अमेरिका के से अपना समर्थन खींच रहा है। अभी 5 यूरोपियन जो नेशन है, खास करके फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड, इन 5 ने एक तरीके से यूक्रेन के साथ खड़े होने की सहमति जता दी है, और अमेरिका अगर उसमें शामिल नहीं होता है तो शायद उसके लिए वो लोग खुद से फाइट करेगा। तो मुझे जो दिख रहा है कि आने वाले समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूरोप एक अलग स्टैंड लेगा, अमेरिका अलग थलग पड़ते हुए जा रहा है जिस तरीके से ट्रंप की जो गलत नीतियां है, तो इसका नुकसान तो विश्व राजनीति को भुगतना पड़ेगा। साथ साथ जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा ही दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो एक स्ट्रेटेजिकल संबंध था वो एक तरीके से आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने के अंदर 2010 के बाद से जो भारत और अमेरिका के बीच में संबंध नज़दीकी हुई थी, जिसके बाद बराक ओबामा ने भी उसे आगे बढ़ाया, जो बाइडेन भी तमाम तल्खियों के बावजूद उसको आगे बढ़ाते हुए दिखे, उसे रसातल में ले आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, अगर मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकल है थोड़ा सा, ये चीज़ें सेटल नहीं होती हैं, हालांकि वो बात जो आपने शुरू की अलास्का चुनने का समय और वो तारीख,
वो शायद रूस और भारत को भी एक मैसेज देने का ट्रंप का तरीका है 15 अगस्त की तारीख और अलास्का। लेकिन अगर व्लादिमीर पुतिन नहीं तैयार होते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है, मैं बातचीत की मुलाकात के पहले 5 मिनट में समझ जाऊंगा कि होने क्या वाला है। अगर पुतिन तैयार नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा? यह मुश्किल डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहीं ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फिर खुद को आइसोलेट कर रहे होंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तो अगर किसी तरीके से मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि ये वार्ता सफल होगी। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो पूरे विश्व में एक तो ऊर्जा का संकट बढ़ेगा, सप्लाई चेन का संकट बढ़ेगा, और जो डील्स चल रहे हैं बहुत सारी स्पेयर पार्ट्स वगैरह की, तो उससे पूरे विश्व में संकट खड़ा होगा। आप देखिए तो यूरोप ने बहुत सारा पैसा नए तरीके के हथियार बनाने के लिए ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है। इवन रशिया में बहुत ज्यादा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस बनाए जा रहे हैं सेम तरीके से। तो हम विश्व को ले जा कहां रहे हैं? इतना अगर हम लोग समझदार हैं, इतने ज्यादा कूटनीतिक में हम माहिर रखते हैं, राजनीति हमारी बेजोड़ है, तो भी हम विश्व को किस तरफ ढकेल रहे हैं? और ये एक पर्सनल सेटबैक ट्रंप अपने लिए लेंगे। देखिए, वो एक बहुत ही एरोगेंट नेता हैं जो हर चीज को अपनी ईगो पे लेते हैं और पर्सनली लेते हैं, और उनके स्टेटमेंट से बहुत क्लियर पता चलता है। जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि वो किस तरीके से उन्होंने बेइज्जतियां की हैं लोगों की, तो वो एक तरीके से पूरे विश्व के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और अब इससे और जो हमारे भू सामरिक क्षेत्र है उसमें क्या होगा, अगर ये युद्ध बंद नहीं होता है तो चीन की रूस पे पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस को भी चीन का सहयोग चाहिए। फिर आपके जो किम जोंग हैं उनके साथ रशिया की नजदीकियां बहुत बढ़ेंगी। भारत कहीं ना कहीं एक बड़े संकट में आएगा, क्योंकि अब जिस तरीके से हमारे ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो अगर आप शेयर मार्केट को देखें तो बहुत सारे जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने ऑलरेडी अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया है मार्केट से। तो एक तरीके से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक संकट कुछ हद तक मुझे दिखाई देगा, और रिश्तों में जो तलखी है वो बिल्कुल बढ़ेगी भारत के साथ भी। चाहे भारत उनके सामने झुकेगा नहीं, लेकिन लोगों की नौकरियां जाने की बहुत संभावनाएं हैं, इकोनॉमिक रिसेशन आने की बहुत संभावनाएं हैं, रुपया काफी टूटेगा भी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रभाव रुपया, आप सही कह रही हैं, रुपया टूटेगा, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ट्रंप के सामने यह है कि उनका डॉलर डी डॉलराइजेशन के दौर में ना आ जाए, जिसके लिए वो कहीं ज्यादा परेशान है। चर्चा के बार में इसको भी लाऊंगा, लेकिन ट्रंप और पुतिन की बैठक को लेकर एक बड़ी तैयारी अलास्का में इस वक्त की जा रही है। वहां नो टाइम इश्यू कर दिया गया है, यानी कोई फ्लाइंग नहीं हो सकती। 15 अगस्त को एंकोरेज का एयर स्पेस बंद रहेगा, एंकोरेज में सभी उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। नो टाइम इशू कर दिया गया है अलास्का के एंकोरेज के लिए। वहां जहां पर मीटिंग होने वाली है वहां पर सभी उड़ानों के लिए 15 अगस्त के दिन पाबंदी रहेगी। बड़ी उम्मीदें हैं डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इन सब के बीच अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके से वो हम आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं इस वक्त। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, ट्रंप की परेशानियां शायद भारत से कहीं ज्यादा है। अब तक अमेरिका को लगता था कि उसका सीधा सीधा जो मुकाबला अब है वो रूस से नहीं है, वो चीन से है। भारत के पास आना या भारत का अमेरिका के पास जाना अमेरिका के लिए एक बड़ा विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि अमेरिका को भारत से ब्रेन मिलता था और अमेरिका को भारत के जरिए एक ऐसा जगह मिलती थी जहां से वो चीन को काउंटर कर सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे ख्याल से भारत के दिमाग में वो एक शक का बीज डाल दिया है जो शायद और नजदीक आने के लिए बहुत मुश्किल रखेगा। क्या ये बातचीत फेल होना और ब्रिक्स के कंट्रीज का और जबरदस्त तेजी के साथ नजदीक आना, जिसमें चीन, ब्राजील, भारत, रूस और साउथ अफ्रीका हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बहुत नहीं बढ़ाने वाला? देखिए राजीव जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और अभी इसके पहले हिमांशी जी जो बात बता रही थी कि इकोनॉमिक जो क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में होगा, क्योंकि देखिए इस चीज को तो मानना पड़ेगा कि आज भी वर्ल्ड का एक सुपर पावर देश अमेरिका है और उसकी इकोनॉमी लगभग सबसे ज्यादा है।
और नंबर 2 पे चाइना आता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में कोई भी देश इन दोनों देश को इग्नोर नहीं कर सकता है इकोनॉमिक टर्म में। और आप तीसरी तरफ देख लीजिए तो रसिया ने जिस तरीके से डिफेंस को अपना प्रोडक्शन करके अमेरिका को काउंटर कर रहा है, और एक तरफ चाइना आर्थिक लेवल पे कर रहा है, और पूरे वर्ल्ड का जो रीजनल ग्रुप्स है वो हर जगह कन्फ्लिक्ट्स है। तो इसमें अमेरिका की जो नीति थी, जो पिछले 20 सालों से जिस तरीके से चली आ रही थी, वो चाहे रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, लेकिन ट्रंप ने आके पिछले 6 महीने में जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को उथल पुथल किया है, जो यू टर्न लिया है, उससे पूरा विश्व एक तरीके से अस्थिर हो चुका है। एक तरफ आप ग्लोबलाइजेशन को आप सपोर्ट करते हो, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हो, ट्रिपल पी को सपोर्ट करते हो, और दूसरे तरफ जब कोई दूसरा प्लेयर उसी गेम थ्योरी को लेके आगे बढ़ता है तो उसको आप डिमीन करने के लिए हर तरीके से प्रयास करते हो। उसका सीधा एग्जांपल है कि एक टेररिस्ट कंट्री को, पाकिस्तान को जिस तरीके से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और जिस तरीके से उसने पूरे अमेरिकन सेंटिमेंट्स को, एक तरीके से 9/11 की घटना को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से खड़ा किया है, कि जो आज लोग सोचने पे मजबूर हो रहा है। तो राजीव जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अमेरिका और ट्रंप को दोनों को अलग रूप में देखने की जरूरत है, क्योंकि ये ट्रंप का इंडिविजुअल डिसीजन है, और नो डाउट जो अमेरिकन हैं, जो उनका इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं इस चीज से लेके प्रभावित है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होने के नाते उनके पास एब्सोल्यूट पावर है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पुतिन अड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए पुतिन का मीटिंग का एजेंडा ये नहीं है कि युद्ध रुकता है या जाता है, उनका इंटरेस्ट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जेलेंस्की का भी यही स्टैंड है, क्योंकि जेलेंस्की आज अकेले आगे नहीं लड़ रहे हैं, उसके पीछे पूरा यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूरोपियंस और खास करके अमेरिका के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स पैदा होने जा रहा है आने वाले समय में, तो बड़ा ही अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है, और पूरे विश्व के लिए। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी आज यूरोप के पास है, नो डाउट। आज अमेरिका के पास, आपने जैसे बात किया, जो ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करते हैं, ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, उसमें ऑब्वियस है कि आज अमेरिका का जो इकोनॉमी बढ़ा है वो नॉलेज के आधार पर बढ़ा है, और नॉलेज पूरे विश्व से गया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब इस तरीके का आइडेंटिटी क्राइसिस अमेरिका क्रिएट करेगा विश्व राजनीति में, तो कहीं ना कहीं उसे भी नुकसान झेलना पड़ेगा, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू होगा पूरे विश्व में, जिसमें कहीं ना कहीं रसिया, भारत और चाइना, एक जो ट्राइंगल है, वो एक तरीके से फिर से क्लोज आते हुए दिखेंगे। नो डाउट ये एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा ही नया एक चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसका सारा क्रेडिट जाता है ट्रंप की गलत नीति। भले ये चैप्टर शुरू होने जा रहा है, लेकिन शायद भारत के लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि जहां पर चीन है वहां पर भारत के कदम थोड़ा सा संभल कर पड़े, क्योंकि चीन पर यकीन, इसके बावजूद कि फिलहाल इक्वेशंस ये कह रही हैं कि साथ होना होगा, लेकिन चीन पर उतना यकीन करना आंख बंद करके भी ठीक नहीं होगा। खैर, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, मान लीजिए अगर इस पूरी मीटिंग के बाद एक कॉन्सेंसस पर ट्रंप और पुतिन पहुंचते हैं और उस पर जेलेंस्की नहीं पहुंचते हैं, तो क्या जेलेंस्की को दबाने की कोशिश फिर अमेरिका करेगा? क्या फिर उस स्थिति में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अलग नहीं हो जाएंगे? क्या फिर जेलेंस्की और ज्यादा आक्रामक तरीके से इस युद्ध को भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे? राजीव जी, देखिए, युद्ध का अंत दो तरीकों से होता है, या तो सैन्य जीत से या फिर राजनीतिक समझौते से। राजनीतिक समझौते के लिए जो उसमें पावर इन्वॉल्व हैं, उनका टेबल पे आना बहुत जरूरी होता है। अगर अमेरिका और रशिया किसी भी तरीके से किसी कंसेंसस पे पहुंच भी जाते हैं, तो भी जेलेंस्की का उस डॉटेड लाइन के ऊपर साइन करना बहुत जरूरी होगा, और ये जब तक नहीं होता है तब तक उनके बीच में किसी भी तरह की शांति नहीं आएगी। जेलेंस्की किसी भी तरीके से, अगर वो बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि मैं 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा, तो कहीं ना कहीं उनको अपने नेतृत्व पे और अपने देशवासियों पे बहुत भरोसा है। देखिए, एक तरीके से उनकी दृढ़ता को दिखा रहा है कि वो इतना ओपन स्टेटमेंट दे रहे हैं। जहां तक ट्रंप का सवाल है, तो उन्होंने ऑलरेडी नाटो के थ्रू हथियार वो जो है जेलेंस्की को दे रहे हैं, और अपना व्यापार भी, वो भले ही रशिया में कितने भी सैंक्शंस हो, तो भी वो रशिया के साथ व्यापार करते ही हैं, चोरी छुपे ही सही, ऊर्जा का ही सही, जिस भी तरीके से है। ट्रंप जो है दोहरी नीति खेलते हैं, और इस समय भी वो कोशिश यही करेंगे कि उनको इससे क्या मिल रहा है वो अपना फायदा देखें। लेकिन अगर वो नाटो पे किसी तरीके से दबाव बनाते हैं, जो ऑलरेडी जैसा मेरे को पैनलिस्ट ने पहले पॉइंट आउट किया था, कुछ कंट्रीज ऑलरेडी अलग हो रही हैं, दे आर नॉट इन कंसेंसस विद व्हाट अमेरिका इज सेइंग। उनका ऑलरेडी प्रोडक्शन ऑफ वेपन बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि और ज्यादा इसके बाद ये युद्ध घमासान होगा,
क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि जब तुर्की में इनकी वार्ता होने वाली थी उससे एक दिन पहले ड्रोन अटैक करके यूक्रेन ने रशिया के वो पूरे पीस प्रोसेस को सैबोटाज कर दिया था। और अब भी जिस तरीके से ये एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जितनी ज्यादा हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और यहां तक कि अगर आप देखिए तो रशिया ने यूक्रेन का एक बांध तोड़ दिया था, जिसको लेके पुतिन से बहुत ज्यादा खफा हो गए थे ट्रंप। बावजूद उसके और इतने सारे स्टेटमेंट्स के बाद में वो फिर भी देखिए ट्रंप जो है पुतिन के साथ बैठ के वार्ता करना चाह रहे हैं। तो वो मुझे लगता है अपने हित साध रहे हैं, ना कि जेलेंस्की के। वाकई जेलेंस्की वाकई वो अपने हित राजी साध नहीं रहे, होंगे। जेलेंस्की के हित नहीं साध रहे। और सवाल यहाँ पर यही सबसे बड़ा है कि पुतिन और ट्रंप कोई समझौता करते हैं तो ये तो वही बात हुई कि मानना किसी और को है, कर कोई और रहा है। बड़ी खबर ये कि अलास्का वार्ता से पहले यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं, जैसा लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी भी बता रही थी। रूस के 91 आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अटैक हुआ है। सुमी, कुर्स्क, कुपियांस्क में अटैक किया गया है। गाइडेड बम रॉकेट से अटैक हुआ है। 25 जगहों को रूस से खाली कराने की कोशिश में यूक्रेन ने ये अटैक किया है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, पुतिन ने इस वक्त नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से भी बात की है। अलास्का वार्ता को लेकर फोन पर बात की है। पुतिन ने किम जोंग को वार्ता की जानकारी दी है। ट्रंप से मिलने से पहले किम जोंग से बात हुई है। रूस नॉर्थ कोरिया के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता है और नॉर्थ कोरिया अपने आइसोलेशन से भी अब हटना चाहता है, इसलिए वो इसके जरिए फायदा लेने की कोशिश कर रहा है रूस से। प्रोफेसर मनोज कुमार, किम जोंग का और पुतिन का बात करना, शी जिनपिंग का पुतिन का बात करना, और अगर मैं गलत नहीं होता तो पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है। इससे पहले अमेरिका सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लगा चुका है। या तो अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर रहा है या अमेरिका एक नया ऐसी भूमिका तैयार कर रहा है जहां पर वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और ज्यादा बूम दे सके, यानी और नए पॉकेट्स में वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर सके। ये सारी बातचीत और करंट बातचीत आपको क्या समझाती है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राजीव जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सटीक कंक्लूजन दे दिया है, लेकिन मैं इसमें कुछ जो डाटा है मैं बताना चाहूंगा कि देखिए अभी रसिया और यूक्रेन क्राइसिस में सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही नहीं बल्कि चाइना, ईरान और एक तरीके से उसको और इवन पाकिस्तान के भी जो कुछ जो एक तरीके से जो पेड सैनिक है वो जाके वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसे रसिया में सपोर्ट तो इन सारे देशों से मिल रहा है। अब रही बात अमेरिका की जो पॉलिसीज है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी 3 सेक्टर कंट्रोल करता है, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर हम एनर्जी को मानते हैं, डिफेंस है और तीसरा फार्मास्यूटिकल है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर है उस पर किसका वर्चस्व है। और वर्ल्ड को 7 भागों में बांट के जिस प्रकार से अमेरिका ने एक सेंट्रल आर्मी जोन बना के सारे देशों को कंट्रोल करता है और जिस तरीके से वहाँ कन्फ्लिक्ट पैदा करना और फिर उसको रिजॉल्व करने के नाम पे वहाँ पे इंटरवेन करना, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से अमेरिका चारों तरफ से एक्सपोज हो चुका है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि देखिए इतिहास हमेशा से अपने आप को रिपीट करता है और आज इस ग्लोबलाइजेशन और 21st सेंचुरी में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। रिसोर्स जिसके पास होगा, नॉलेज तकनीक जिसके पास होगा और मार्केट जिसके पास होगा वो गेन करेगा और उसी के आधार पर कैपिटलिज्म का ग्रोथ होता है। तो और उसी में आज विश्व के बहुत सारे देश आप देख सकते हैं कि अपने इस एस्पिरेशनल थॉट प्रोसेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे अमेरिका कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि हमारी जो पोजीशन है वो डाउन होते जा रही है। नो डाउट अमेरिका का जो एक परसेप्शन था पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, आप देख सकते हैं कि बाइडेन के जाने के बाद से और ट्रंप के आने के बाद से जिस तरीके से एक तरीके से डिमीन हुआ है वो डे बाय डे और वीक होगा और इसमें एक नया धुरी बनेगा पूरे वर्ल्ड के नेशंस में और एक नया अलाइनमेंट बनते हुए दिख रहा है जिस प्रकार से, क्योंकि ये रसिया यूक्रेन क्राइसिस समाप्त होने वाला नहीं है अभी आज की इस मीटिंग में। ऐसे बहुत सारी मीटिंग करने पड़ेंगी और जब तक जेलेंस्की उसके पार्ट नहीं बनते हैं, यूरोपियन नेशंस को उसमें आप नहीं इन्वॉल्व करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ अनजस्टिस होगा। और चलिए अलास्का की बातचीत का हम इंतजार कर रहे हैं और अलास्का की बातचीत का इंतजार हम सबसे कहीं ज्यादा
व्लादिमीर जेलेंस्की इस वक्त कर रहे हैं कि वहां से जो निकलेगा, जैसा कि लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी ने कहा कि अगर जेलेंस्की के साइन नहीं होते हैं तो ये बातचीत महज एक चाय की दुकान पर बैठकर आपसी बातों को शेयर करने जैसी ही रह जाएगी। अगर जेलेंस्की के इस पर सिग्नेचर नहीं होते हैं, इंतजार करना होगा 15 अगस्त का। भारत तो आज़ादी की वर्षगांठ बनाता हुआ जश्न में डूबा होगा, लेकिन परेशान कुछ और मुल्क होंगे, सबसे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप परेशान होंगे कि वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज कुमार जी और लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी मेरे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में